अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप सब सही होंगे। मैं मोहम्मद सलीम। आज मैं आपके साथ चैप्टर रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट लेसन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जाएगा फॉर दी A2 पेपर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और चैप्टर बहुत ही इजी है इन अ वे कि आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बाय द रेस्पिरेटरी इक्वेशन एंड इट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेटरी इक्वेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनमें से फर्स्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस है ग्लूकोज। यूजुअली ग्लूकोज के अलावा किसी भी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को या किसी भी लैपिड मॉलिक्यूल को रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। तो ग्लूकोज को हम इक्वेशन में देखते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट यूज करते हैं और ये एरो शो करेगा केमिकल रिएक्शन को। प्रोडक्ट रेस्पिरेशन की जो ऑब्टेन होंगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये अप्रोक्सीमेटली 32 नेट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की फॉर्म में फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसका बेटा आपने ध्यान में रखना है ख्याल। इक्वेशन रेस्पिरेशन की ये वर्ड इक्वेशन है, नीचे जो लिखी गई है ये केमिकल इक्वेशन है। वेयर a molecule of glucose presented by C6H12O6 reacts with 6 molecule of oxygen producing 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and 32 net molecule of ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन की इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। और हमारे इस चैप्टर के लेसन में हमने ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 32 एटीपी इनकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टेप वाइज, इसे हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑब्टेन करना है। और आखिरी टॉपिक में रिलेटेड टू द एरोबिक रेस्पिरेशन हम एक बैलेंस शीट देखेंगे जहां पर ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हमने ग्लूकोज से ऑब्टेन किए होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की तरफ। दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों? कैटाबोलिक प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसा कि ग्लूकोज ऊपर मौजूद है, इट इज गोइंग टू बी मेटाबोलाइज इन अ वे कि ये ब्रेक डाउन होगा इनटू कंपैरेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज ऑक्सीजन रिलेशन देखते हैं। Glucose is a large compound while CO2 and water is comparatively CO2 and water are comparatively smaller molecule। इसे हम नाम देंगे कि ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। तो ड्यूरिंग दिस कैटाबोलिक रिएक्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दीज आर ब्रोकन डाउन इन अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो ये कोई एक एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है जैसा कि इक्वेशन बता रही है। स्टेप वाइज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एंड आफ्टर एवरी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमें एक सबस्ट्रेट से नया प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो अब वो अगेन सबस्ट्रेट कैटेगरी में आएगा, फिर वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्ट कन्वर्जन इस सीरीज में आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की जो फाइनल अवेलेबिलिटी है उसे इंश्योर कर देगा। While this catabolic reaction, enzymatic reaction release chemical potential energy, which is used to synthesize ATP molecule। तो जब ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी ये आखिर में देखेंगे। और ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द एंड हमारे सेल को इस मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करती है, इसे हम नाम देते हैं एटीपी का। अब जरा चलते हैं कि एनर्जी जो है उसकी जरूरत क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। 4 पॉइंट्स आपने वन बाय वन यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं और हर पॉइंट के साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर नजर में आ जाएगा। मैं यहाँ आपको इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा, लिखा हुआ जो है वो आप खुद भी जो है वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें नजर आता है वो ये है कि सेल्स परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू ऑब्टेन सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
अब अगर एक सेल अपने सराउंडिंग से या अपने साइटोप्लाज्म से किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवा रहा है, तो ये कहलाता है कि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, एंड दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी। तो पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि लिविंग सेल को एटीपी यूटिलाइज करने हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरी एक्टिविटी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस मूवमेंट के लिए दे रिक्वायर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। तो ये सेकंड पॉइंट बनता है बेटा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर्स एनर्जी एंड इट इज बीइंग सप्लाइड बाय द एटीपी मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है ये जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, कंडेंसेशन है। ये जितने भी बेटा मैकेनिज्म है, आइसोमराइजेशन है, तो आपने एक जनरलाइज बात याद रखनी है, किसी भी किस्म के बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर सेल परफॉर्म कर रहा है तो सेल नीड्स एनर्जी, और ये एनर्जी उसे एटीपी प्रोवाइड कर देगा। फोर्थ पॉइंट बेटा ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एनर्जी सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ मीन्स द पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, और सेल की साइज इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पर जनरलाइज बात कर सकते हैं कि सेल व्हेनसोएवर डिवाइड बाय माइटोसिस और मेयोसिस, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है बेटा, ये 4 पॉइंट का या 3 पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपने याद रखना है। अब आगे यहाँ बात कर रहा हूँ कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल है क्या। तो सबसे पहले तो आपने जहन में रखना है कि जो एटीपी है, दिस एटीपी इटसेल्फ इज अ फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी एब्रिवेशन है एटीपी। अब आपने बाय डेफिनेशन याद रखना है कि एटीपी इज फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी फॉर सेल व्हेनेवर इट इज हाइड्रोलाइज्ड। तो ये मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन, जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर इसको आपने अपनी सहूलत के लिए लिख लेना है कि दिस एटीपी इज फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड है। अब आप सबको पता है बेटा कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए की यूनिट मॉलिक्यूल कहलाती है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड दैट रिलीजेस एनर्जी, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज होगी उस वक्त जब व्हेन एवर, राइट, इट इज हाइड्रोलाइज। तो अगर हमारे सेल ने एटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर दिया तो एटीपी टूटेगी। टूटने के बाद इसके अंदर मौजूद जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ अमाउंट रिलीज हो जाएगा, और वो एनर्जी हम ऊपर जो 4 प्रोसेसेस डिफाइन हुए हैं उनमें से किसी भी प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा बेटा कि ये एक फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल है, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और जितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे उतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। जब ये फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक डाउन होंगे तो अपने अंदर मौजूद एनर्जी को सेल की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करवा देते हैं। अब आगे थोड़े से 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको जरा एक नजर देख लेते हैं कि एटीपी इटसेल्फ इज एन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसने एनर्जी लेनी है, एनर्जी ऑब्टेन करनी है, एनर्जी को रिसीव करना है, तो एटीपी मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसीलिए यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एटीपी को कहा जाता है सेल है। फ्रॉम बैक्टीरियम टू दी ह्यूमन बीइंग, जितने भी मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हैं, इन सब ने एटीपी को एज इन करेंसी, सेल करेंसी इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अब ये जो करेंसी हम अपने
नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, पीकेआर, ठीक है, यूएसडी, एसआर रियाल होते हैं, या जो है वो कहीं ना कहीं पर हमें जो है वो डॉलर के अलावा जो है वो स्टर्लिंग पाउंड मिलता है या दिनार मिलते हैं। ये सारी करेंसी हैं कंट्रीज की, ये यूज होती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में कमोडिटी को परचेस करने के लिए। सेल के पास जो करेंसी है वो है एटीपी, ये इसे यूज करेगा सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो जो नॉर्मली सेल प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, ये अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा कि हर सेल ने अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। मतलब सेल सेल्फिश है ना। सेल को कहते हैं कि सेल माइजर हैं या सेल सेल्फिश हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे सेल को अपनी एनर्जी नहीं देंगे। वो सेल सिर्फ अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि एटीपी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इस एटीपी को फिर ये यूटिलाइज करते हैं जब इन्हें जरूरत होती है, अपने लिए, पड़ोसी सेल के लिए नहीं। ख्याल रखना इस बात का। समझने बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बेटा बात यह है कि जो एटीपी है ये विद इन सेल बनती है, और एटीपी को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो एक सेल में एटीपी बनानी है रेस्पिरेशन से। अच्छा, अब अगर आप में से किसी भी सुनने वाले स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि जी फोटोसिंथेसिस भी एटीपी बनाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस भी एटीपी बनाता है। मगर एटीपी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ओनली। ठीक है, वो एटीपी जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में यूज होगी, लेकिन वो एटीपी जो रेस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस हो रही है उस एटीपी को विद इन द सेल कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी प्रोसेस, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में अपना जो है वो रोल प्ले कर लेगा। आई होप कि आपने मेरी ये बात अंडरस्टैंड कर ली होगी। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी को लेकर। तो एटीपी का स्ट्रक्चर ये नीचे बनाया है मैंने, ऊपर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा। पहली इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी फॉर सेल व्हेन हाइड्रोलाइज। तो ये बेटा मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी आपको दिखने में परेशानी हो रही होगी। तो मैं आपके लिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं इसको अभी हटाता हूं। अभी आपके सामने अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है मामला कि क्या क्या है इसके अंदर। सही है, ये सब चीजें मैं हटा देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल एटीपी का बन गया है, और इस मॉलिक्यूल की जो मैं बाउंड्री है वो बना देता हूं ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और ये मॉलिक्यूल भी एटीपी का है। गौर से समझना है बेटा, मैंने ऊपर बताया कि इट इज अ फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बना देता हूं ताकि आपके सामने अगर फॉर्मेशन होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप अलग से बना हुआ है इस तरह से। तो मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये जाकर एक शुगर के मॉलिक्यूल के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेता है। ठीक है, तो इसने शुगर मॉलिक्यूल के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली। जब इसने शुगर मॉलिक्यूल के साथ अपनी फ्रेंडशिप की तो ये एक शुगर मॉलिक्यूल बड़ा जो है वो बन गया आपके सामने। अब इस शुगर मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कि ये है एक पेंटोस। क्या है बेटा, ये एक पेंटोस है, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये ऑक्सीराइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये एक इटसेल्फ एक जो मॉलिक्यूल है ये एक ऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूल है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेंटोस, और लिख भी देता हूँ कि ये एक ऑक्सीराइबोज है, यानी कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म आप सबको पता है, ये बात मुझे पता है कि ये C5H10 और O5 है। ठीक है ना, ये बात मुझे पता है कि आपको पता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगा दीजिएगा ताकि याद रहे। अब
तीसरा जो है पॉइंट वो ये है कि इसके साथ एक और दोस्त चाहता है कि मैं भी अपनी अटैचमेंट करूं। तो यहाँ जो अटैचमेंट हो रही है आपको यहाँ भी नजर आ रही है, ये अटैचमेंट मैं सिंपल फॉर्म में शो कर रहा हूँ। यहाँ इसके साथ एक नया मॉलिक्यूल आकर अटैच हो रहा है और इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, मैं इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं बना रहा, मॉडल फॉर्म बना रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे इसका, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इरेजर जो है वो लग गया था इंस्टेड ऑफ दी पेन। तो बेटा ये मैंने दोबारा इसको फॉर्म कर दिया है, तो गंदा सा बन गया है बड़ा, तो दोबारा से फॉर्म करता हूँ। ये इस तरह से इधर ये मॉलिक्यूल शुगर का बन गया, ठीक है। अब इसके साथ जो नया मॉलिक्यूल बनने जा रहा है वो मैं यहाँ बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है येलो वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये है एडेनिन। नाइट्रोजन बेस है तो मैं इसे लिख देता हूँ नाइट्रोजन बेस एनबी, और ये एडेनिन है यहाँ लिखा हुआ है। ये इसकी पेंटोज शुगर है यहाँ लिखी हुई है, और ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं। ये एक मॉलिक्यूल बन गया बेटा जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड को नाम देंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसमें क्योंकि एक फॉस्फेट है तो फिर इस एक फॉस्फेट की वजह से इसको पूरा नाम देंगे एडेनिन मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP, राइट। इसको हम कहेंगे कि ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल, तो इसको कहेंगे कि ये AMP है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस मॉलिक्यूल की लेंथ के साथ बता देता हूँ बेटा। इट इज कॉल्ड A यानी कि एडेनिन, M यानी कि मोनो, और P मतलब फॉस्फेट। अब दूसरा फॉस्फेट इसके साथ कनेक्ट होगा और ये फॉस्फेट इसके साथ कनेक्ट हो गया कनेक्ट। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक बन रहा है, इसको कहेंगे कि ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP। अब तीसरा मॉलिक्यूल फिर कनेक्ट होगा इसके साथ, इसका भी दिल कर रहा था मैं भी इनके साथ दोस्तियां करूं और देखूं कि क्या मजा आता है। तो ये तीसरा मॉलिक्यूल भी बेटा मैंने इसके साथ लगा दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा जो तीन फॉस्फेट को कनेक्ट कर रहा है यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको कहेंगे कि ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP मॉलिक्यूल। ये बात मैंने पहले यहाँ शो की थी कि अगर एक नाइट्रोजन बेस है और एक पेंटोज शुगर है तो यहाँ तक का जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं कि ये है एक एडिनोसिन। इसका नाम क्या है बेटा? एडिनोसिन, सही है। इसे न्यूक्लियोसाइड भी कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड, इसको हम न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। अब अगर पहला फॉस्फेट इसके साथ आकर अपनी अटैचमेंट शो कर देता है, ठीक है, अब इसको कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल हो गया AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ख्याल रखिएगा, अगर तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस है खाली तो एडिनोसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल है। फॉस्फेट के अटैच होते ही ये अब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, बन गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा फॉस्फेट अगर उसके साथ आकर अटैच हो तो अब इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? अब इस मॉलिक्यूल को नाम देंगे हम कि ये हो गया जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर इसके बाद तीसरा फॉस्फेट भी अटैच हो। अब क्योंकि तीन फॉस्फेट अटैच हो रहे हैं तो अब इस थ्री फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP का मॉलिक्यूल। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, अच्छी तरह से समझनी है, ताकि इसको जो है वो आप अच्छी तरह से जहन में रखेंगे, ठीक है।
ठीक है बेटा, यहाँ से इसको जो है वो आगे लेकर चलते हैं। अब आपने कुछ चीजों को यहाँ देखना है जो कि यहाँ बन रही है। ये मैंने एक पॉइंट शो किया था कि एटीपी एक मॉलिक्यूल है, इट गिव्स इट्स एनर्जी व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज, सॉरी व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज। तो एटीपी को हम जब एक एंजाइम एटीपीएस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एटीपीएस एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, इसमें से एक फॉस्फेट को सेपरेट कर देगा और मॉलिक्यूल रिमेनिंग है वो कहलाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ध्यान में रखेंगे ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से जब पहला फॉस्फेट सेपरेट होगा तो उसमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर देनी है। ठीक है, इसमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज कर देनी है। ठीक है, अब आपने ध्यान में रखना है कि वन यानी कि when ATP from an ATP molecule, when first phosphate group is hydrolyzed and separated, it produces 13.5 kilojoule per mole energy और ATP is converted into ATP molecule। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ATP molecule is an energy charged molecule. On hydrolysis, ATP releases 30.5 kilojoule per mole energy। अब ये ATP is converted into ATP molecule। सही है बेटा, ये ऊपर इक्वेशन है, इसकी मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है नीचे। नाउ दिस ADP हैज एनर्जी, राइट। थ्योरेटिकली हम ये बात कर रहे हैं कि व्हेन दिस ADP इज हाइड्रोलाइज, और ये जब हाइड्रोलाइज होगी तो सेकंड फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट करेगी, स्टिल इसके पास एनर्जी है, तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोबारा से रिलीज करती है। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा सेल में ऐसा बहुत कम होता होगा। लास्ट जो एटीपी रह गई है यानी जब एएमपी बची है, ये एएमपी अपने अंदर से अगर फॉस्फेट रिलीज करे तो थर्ड फॉस्फेट के रिलीज होने पर तकरीबन 14.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी स्टोरी यहाँ पर मेंशन हुई थी है, ऊपर लिखी गई है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि एटीपी एडिशन ऑफ वाटर होगा तो हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस, कन्वर्ट होगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस पीआई में, और इस पीआई में मौजूद जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इतनी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से एडिशन ऑफ वाटर होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पीआई, और अगेन 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आखिरी मॉलिक्यूल जो एएमपी का है इसमें भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि न्यूक्लियोटाइड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन मॉलिक्यूल। इसका पीआई जब आखिरी वाला रिलीज होगा तो इट हैज लेस एनर्जी, इसमें तकरीबन 14.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें नजर आ रही है। ठीक है बेटा, इससे इसे आपने जो है वो जहन में रख लेना है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, एक पास पेपर से क्वेश्चन है ये। एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन करें इसे। ऊपर मैं बता चुका हूँ एनर्जी करेंसी क्यों है, इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 कर आपके सामने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो एटीपी मॉलिक्यूल कैन हाइड्रोलाइज एंड ऑक्सीडाइज इजीली। ध्यान में रखिएगा, बड़ी आसानी से एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो जब एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा तो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी मिलती है, एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज विच एवर पार्ट ऑफ द सेल। तो जहां भी सेल को जरूरत है सेल इस एनर्जी को यूटिलाइज कर देगा। दूसरे पॉइंट कि जो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो रही है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, और जो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कहलाता है यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी।
यानी कि ये वेस्ट नहीं होगा, उतना ही है जितनी जरूरत है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। ठीक है, अब हम खर्चा करते हैं, अपने पैसे जो है वो खर्च करते हैं और अंधाधुंध खर्च करते हैं, तो उसको कहते हैं कि हम जो है वो फजूल खर्ची कर रहे हैं। हम पैसा दबा कर रखते हैं तो उसका मतलब है कि हम माइजर हैं, कंजूसी कर रहे हैं। और हम अकॉर्डिंग टू द नीड पैसा खर्च करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम मिडिल जो है वो साइड पर हैं, यानी कि हम मैना रवि कर रहे हैं, और वही फायदे की बात भी होती है। और हदीस में भी यही है कि कोई भी इंसान जो मैना रवि से चलता है, यानी कि अपने अर्निंग को अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से खर्च करता है, वो ज्यादा जो है वो फायदे में रहने वाले इंसान होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और ये इतना अमाउंट होगा कि ये एनर्जी डिमांड जो है लाइफ प्रोसेसेस की, उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी फ्यूल के तौर पर काम आ सकता है। ध्यान में रखिएगा बेटा ये बात। अब सपोज करते हैं कि एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो 3-4 एटीपी टूट जाएंगे। एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कम एनर्जी चाहिए तो एक एटीपी टूट जाएगा। एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एटीपी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारे एटीपी टूट सकते हैं। ये लाइन आपने याद रखनी है बेटा। थर्ड पॉइंट है कि एसटीपी एटीपी इज स्टेबल मॉलिक्यूल इन अ रेंज ऑफ पीएच विद इन द सेल। तकरीबन अराउंड 5 पीएच होती है सेल की, इसमें एटीपी स्टेबल रह सकता है। और इसके अलावा ये रिक्वायर्ड करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, उसके बगैर ये टूटेगा नहीं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम है एटीपीएस, जो इसे हाइड्रोलाइज कर कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये है बेटा वो फैक्टर जो कि एटीपी को एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल के तौर पर शो कर देते हैं। फिर इसके बाद बेटा प्रोसेस या एक क्वेश्चन मैंने शो किया है, हाउ डू सेल्स प्रोड्यूस एटीपी, सेल एटीपी प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो अब जरा ख्याल रखिएगा कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो हो रही है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है। एनर्जी प्रोडक्शन लिखेंगे एग्जामिनर मार्क काट लेगा। तो एटीपी इज प्रोड्यूस व्हेन अ फ्री पीआई यानी कि फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच विद एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, अगर ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अपने आप को अटैच करता है, फॉस्फोराइलाइज्ड होता है, तो ये मॉलिक्यूल एटीपी का बन जाएगा। क्लियर है बेटा बात। तो ये इक्वेशन यहाँ लिखी है, आप चाहे तो इस इक्वेशन को नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर मैं आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिख देता हूँ कि ये जो कंडीशन है वो ये है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ मिलाया, दोस्ती की, और कन्वर्ट हो गया एटीपी मॉलिक्यूल में। अब ये एटीपी बन गई। अब एटीपी बनने के दो तरीके हैं रेस्पिरेशन के दौरान। पहला तरीका है सबस्ट्रेट लेवल लिंक रिएक्शन या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। दूसरा तरीका है केमी ऑस्मोसिस, यानी कि देयर आर टू वेज टू synthesize ATP by the cell. Number one, substrate level phosphorylation. Number two, chemi osmosis. अब जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, इसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो, सेल के अंदर हो, उसमें फॉस्फेट लगी हुई है, उसने अपना फॉस्फेट एडीपी को गिफ्ट कर दिया। तो अब एडीपी ने क्योंकि फॉस्फेट ले ली है, फॉस्फेट ग्रुप ले लिया है, इस प्रोसेस को कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तो फॉस्फेट ग्रुप आकर चिपक गया तो हम कहेंगे ये फॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड एक सबस्ट्रेट है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। बात क्लियर हो गई है। अब केमी ऑस्मोसिस को समझिएगा। केमी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, और ये आम तौर पर रेस्पिरेशन के आखिरी स्टेप में होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम भी देते हैं। वहां पर प्रोटॉन ने डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपने प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। जब ये जर्नी कंप्लीट कर रहा होगा तो प्रोटॉन के अंदर मौजूद एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाती है।
अब क्योंकि ये वाली जो रिएक्टिविटी है ये प्रोटॉन के डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने से बनती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और इस रिजल्ट में बनने वाला एटीपी कहलाता है एटीपी जनरेटेड बाय केमी ऑस्मोसिस मैकेनिज्म। तो ये बेटा एक छोटा सा सवाल है 2 मार्क्स का, ये आप आंसर के तौर पर इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा हुआ तो सारा ही आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर होता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सॉरी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और आज सिर्फ मैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तक चलूंगा, कल हम इसके स्टेप्स की तरफ भी हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक टाइप, completes in 4 stages, and these stages एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इन दीज 4 stages a molecule of glucose oxidized step by step to release energy step by step। रिपीट कर रहा हूं बेटा बात को। रेस्पिरेशन जो एरोबिक टाइप की है, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा और हर स्टेप में इसमें से कुछ एनर्जी निकलती रहेगी जो कि एटीपी बनाती रहेगी। इसके अलावा रेस्पिरेशन की ऊपर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी और इसके अलावा वाटर भी पैदा होगा। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक टाइप की, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये 4 स्टेजेस इसमें जो है वो यहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। इन स्टेजेस को मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लाइन अप कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर अच्छा ले लूँ ताकि विजिबल हो सके। तो पहला स्टेज जहाँ पर है वो है जी ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड इज ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एटीपी कितने बनेंगे। तो इसमें एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है बेटा 2, और ये 2 एटीपी याद रखिएगा कि ये 2 एटीपी इसकी नेट एटीपी कहलाते हैं। नेट का मतलब इंटरनेट नहीं है, नेट का मतलब आखिरी फाइनली जो एटीपी बन रहे हैं। सेकेंड स्टेप बेटा ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो आता है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। डिटेल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, लिंक रिएक्शन। ठीक है, इस लिंक रिएक्शन में जो एटीपी बनने हैं वो एटीपी बनने हैं 0, यानी कि लिंक रिएक्शन में एटीपी नहीं बनते लेकिन कुछ और बनेगा। तो क्या बनेगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। फिर तीसरा रिएक्शन होगा जो कि लिंक रिएक्शन के साथ कनेक्टेड है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। थर्ड रिएक्शन को नाम देंगे क्रेब्स साइकिल। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी बनाने हैं, याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनाने हैं, वो बनाने हैं 2। ओवरऑल एक ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं कि वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर आखिरी स्टेप आएगा, इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। बाय, पूरा नाम है, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें जो एटीपी बनने हैं बेटा आखिरी स्टेप के अंदर जो एटीपी बनने हैं, इसके अंदर जो बनने वाला एटीपी है वो तकरीबन हमें नजर आएंगे 28। कितने एटीपी बनेंगे इसमें, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से मिटा के तो सीक्वेंस खराब हो गई हमारी। यहाँ पर जो एटीपी बनने हैं, ये एटीपी बनने हैं बेटा 28। ठीक है, अब टोटल कर लें एटीपी को, तो यहाँ से काउंट करते हैं 2 + 2 4, 4 and 8, ये हो गए 30। The total ATP that are produced by the aerobic respiration of a cell, which is eukaryotic cell, animal cell, plant cell, it can produce 32 molecule of ATP step by step। ये मैंने पढ़ा यहाँ प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट 2 लाइन है, इसे थोड़ा सा यहाँ पर लाकर आपके सामने एक्सप्लेन किया है।
होप कि आपको ये पहला लेसन अंडरस्टैंड जो है वो करने में आसानी हुई होगी। किसी किस्म की कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू आया हो तो लेसन को दोबारा से जो है वो सुनिएगा। थोड़ी सी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो फिर आपको जो है वो एयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, और अपनी कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो उसको से आप जो है वो दूर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये लेसन जब आप सुने तो लेसन सुनने के बाद आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको देखें। और अगर किसी किस्म की कोई भी आपको क्वेरी हो तो आपने मुझसे इस नंबर पर मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेना है। तो ये आपको जो है वो मैं अपना कांटेक्ट नंबर विद माय नेम शो कर रहा हूं। एंड दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।